हर कोई ये तो चाहता था कि भगत सिंह पैदा हुए, लेकिन दूसरे के घर में पैदा हो जाए, अपना लड़का जो है वो शहादत ना दे जाके। अंग्रेजों के दो साइकोलॉजिकल आधार थे। पहला वो ये फैलाते थे कि उनके साम्राज्य में सूरज कभी अस्त नहीं होता और उनको जो है हराना नामुमकिन है। 1946 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने कह दिया हम अपने देशवासियों पे गोली नहीं चलाएंगे। जल सेना ने विद्रोह कर दिया, पूरी वायुसेना ने विद्रोह कर दिया, पूरी आर्मी ने विद्रोह कर दिया। जब आर्मी ने विद्रोह कर दिया तो यहाँ ब्रिटिश अधिकारियों की संख्या 4000 कुछ थी पूरे देश में। तो उन्हें लगा कि अब इंडियन आर्मी हमारी नहीं सुन रही है, पुलिस हमारी नहीं सुन रही है, कोई हमारी नहीं सुन रहा है, तो हमारी जान को खतरा है। ये जो लोग उदारवादी दर्शन के और मध्यम प्रतिपदा के लोग हैं वो ये जानते हैं कि गांधी ने जिन परिस्थितियों में और जिस तरीके से इन पूरे चीज़ों को लीड किया, उन परिस्थितियों में और किसी भी लीडरशिप के बस की बात नहीं थी। आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज़ और मैं नरेंद्र यादव। आज गांधी और शास्त्री जी की जयंती है, या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की। पूरा देश याद कर रहा है दोनों को, और ठीक हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि महात्मा गांधी जी की प्रतिमा भी है। लेकिन गांधी जी का दर्शन आज कितना प्रासंगिक है, कितना लोग मानते हैं। एक ऐसा संत जिसे महात्मा कहा गया और ये भी कहा गया कि दे दी हमें आज़ादी, बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आखिर क्या कमाल किया है और क्या उनका दर्शन था, और कैसे एक आधी धोती पहन करके और आधी ओढ़ करके और एक हाथ में लकुटिया भी उसको कहा गया, यानी एक लाठी लेकर के चले और उन्होंने देश को आज़ाद करा दिया और उनको राष्ट्रपिता की सम्मान से अलंकृत किया गया। हम बात करेंगे आज जो इतिहास को जानने वाले हैं, गांधी के दर्शन को जानने वाले हैं, उनसे बात करेंगे। और उसमें पहला नाम है डॉक्टर विकास खुराना, जो कि एसएस कॉलेज जो यहाँ पे है, जो कि अब राज्य विश्वविद्यालय बन चुका है, उसके इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष हैं डॉक्टर विकास खुराना, और उन्होंने अद्भुत शाहजहाँपुर की किताब लिखी है। तो हम उनसे बात करेंगे और इसके बाद में आगे भी लोगों को जोड़ते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एक बार। भगत सिंह ने अपने लास्ट दिनों में जो काम किया है जेल के अंदर, उसमें उन्होंने लिखा है कि क्रांतिकारी आंदोलन से देश आज़ाद नहीं हो सकता। हर कोई ये तो चाहता था कि भगत सिंह पैदा हुए, लेकिन दूसरे के घर में पैदा हो जाए, अपना लड़का जो है वो शहादत ना दे जाके। तो उन्होंने कहा कि असल में अगर देश को आज़ाद कराना है तो एक गहरे समाजवादी आंदोलन की जरूरत है, करोड़ों लोगों को जोड़ने की जरूरत है, चेतना को आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो संघर्ष विराम संघर्ष की नीति में गांधीयन फर्स्ट मूवमेंट जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, उसके आप कार्यक्रमों को देखिए तो उसमें वो ये कहेंगे कि विदेशी कपड़ों की होली जलाएंगे, शराब की दुकानों के सामने धरना देंगे, स्कूलों से हम जो है अपना नाम कटवा लेंगे, लॉयर्स जो हैं वो वकालत छोड़ देंगे, सरकारी कर्मचारी सरकारी नौकरी छोड़ देगा। अब ये चीज़ें कानून के दायरे में थी, जैसे ये शर्ट है इसको हम जला दें, या अभी नदी बह रही नदी में प्रवाहित कर दें, ठीक। तो ये गैर कानूनी नहीं है, इसमें पुलिस हमारे खिलाफ कोई भी अभियोग नहीं ला सकती। लेकिन जब सामूहिक रूप से पूरे देश में, देखिए एक चीज़ आपको समझना होगी कि कोई भी हुकूमत साइकोलॉजिकल आधार पर चल रही होती है। अंग्रेज़ों के दो साइकोलॉजिकल आधार थे। पहला वो ये फैलाते थे कि उनके साम्राज्य में सूरज कभी अस्त नहीं होता और उनको जो है हराना नामुमकिन है, और दूसरा ये कि वो भारत का कल्याण करने आए हुए हैं। यहाँ के युवाओं को जो मैकाले शिक्षा पद्धति से यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता था, तो उनकी सोच ये बन गई कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो उद्धार कर रहे हैं भारत का। तो जब 1857 की लड़ाई हुई तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे अंग्रेज़ों के साथ ही खड़े हुए थे उस दौर में। मसला ये है गांधीयन अहिंसा पॉलिसी, गांधीयन स्ट्रगल ट्रूथ स्ट्रगल की पॉलिसी इस साइकोलॉजिकल लड़ाई के खिलाफ एक संयंत्र बनकर उभरी। अहिंसा की पॉलिसी में जैसा मैं आपको बता रहा था कि अपने कपड़े जलाना, क्योंकि ये अहिंसा के दायरे में था, गैर कानूनी था, लेकिन इसका सामूहिक असर
मैनचेस्टर और लिवरपूल के कारखानों पे पड़ रहा था, तो भारतीय अखबारें ये छापती थी, देखो अंग्रेज हार रहे हैं, हमने उनकी आर्थिक स्थिति, आर्थिक बोन को तोड़ दिया है। और जब उनके सरकार के ऊपर दबाव आता था इसको ख़त्म करने के लिए, तो लाठी चलती थी। तब ये कहा जाता था कि ये कैसा सुधार कर रहे हैं, निहत्थे लोगों पर लाठी चला रहे हैं, गोली चला रहे हैं। इस संघर्ष से चेतना फूटी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद 10 साल तक गांधी जी ने कंसोलिडेशन का पीरियड चलाया, जिसमें रचनात्मक कार्य किए गए, लोगों की ऊर्जा समाज ने फिर जुटाई। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा गया, नमक कानून तोड़े गए, शाहजहांपुर में भी, अजीजगंज में धरना प्रदर्शन हुए, बड़े पैमाने पर बहादुरगंज में हुए। उसके 12 साल तक फिर कंसोलिडेशन का पीरियड चला और क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया गया, भारत छोड़ो आंदोलन। यहाँ से चेतनाएं फैलते फैलते एक दौर वो आया कि ये चेतना भारतीय सेना के अंदर घुस गई और 1946 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने कह दिया हम अपने देशवासियों पे गोली नहीं चलाएंगे। जल सेना ने विद्रोह कर दिया, पूरी वायुसेना ने विद्रोह कर दिया, पूरी आर्मी ने विद्रोह कर दिया। जब आर्मी ने विद्रोह कर दिया तो यहाँ ब्रिटिश अधिकारियों की संख्या 4000 कुछ थी पूरे देश में। तो उन्हें लगा कि अब इंडियन आर्मी हमारी नहीं सुन रही है, पुलिस हमारी नहीं सुन रही है, कोई हमारी नहीं सुन रहा है, तो हमारी जान को खतरा है। इस बचाव के कारण अंग्रेजों को जो है भारत छोड़ने का निर्णय जो है लेना पड़ा। अच्छा, अब हम विश्व स्तर की बात करें, जो तमाम देश जैसे रूस और यूक्रेन की लड़ाई हुई, तमाम इस तरीके से विश्व स्तर की बात करें तो गांधी जी का जो दर्शन है वो कितना प्रभावी हो सकता है? वही एकमात्र दर्शन प्रभावशाली है। असल में मसला गांधी जी का नहीं है, मसला है गांधी जी तो एक यूटोपिया है जिनके साथ उन मूल्यों को जोड़ा गया। सारा मसला उन मानवीय मूल्यों का है। दुनिया की कोई भी समस्या में अगर आप मानवीयता को आधार बनाएंगे तो उसका समाधान हो जाएगा। अगर आप मानवीयता को समाधान ना बनाकर भूमि को, कब्जे को, अनाधिकृत अपने ईगो को उसका आधार बनाएंगे तो उसका समाधान नहीं होगा। तो संसार के अंदर शांति स्थापित करने के लिए मानवीय मूल्यों की आवश्यकता है और वही उसी पर आधारित होकर उनको देखा जाना चाहिए। अच्छा, ये जो जिस तरीके से तमाम गोडसे की जो विचारधारा, जो एक हत्यारे हैं गांधी जी को जिन्होंने मारा, तो गोडसे की विचारधारा को भी बहुत लोग मानने वाले हैं, उसको बहुत उसकी सराहना प्रशंसा भी करते हैं और ये इस समय चलन ज़्यादा चल रहा है। गांधी जी का विरोध भी काफ़ी हो रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे कि जो चल रही है? गोडसे अब असल में ये त्रिसंघर्षीय एक दौर था 1939 का। एक तरफ मोहम्मद अली जिन्ना, एक तरफ गुरु गोलवरकर और एक तरफ मध्यवर्ती जो मध्य का मार्ग लेने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अतिवादी हिंदू जो नीति थी वो ये कहती थी कि भविष्य में हमारी राजनीति विशुद्ध हिंदू राजनीति होगी। इसका भय मुसलमानों में था। मुसलमान पाकिस्तान बनाओ, लड़कर लेंगे पाकिस्तान, बटकर रहेगा हिंदुस्तान। इनके बीच में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वो रास्ता अपनाने की बात करती थी कि सभी लोग मिलकर एक शक्तिशाली हिंदुस्तान को बना सकें। लेकिन वो दौर बदलता गया और व्यक्तिगत लड़ाइयाँ वो जो जिसमें जिन्ना की थी और जिसका सबसे ख़राब प्रतिफल आया जब जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे को आगे बढ़ाया। तो डायरेक्ट एक्शन डे में सैकड़ों लोगों का नरसंहार हुआ और उसके बाद कांग्रेस ने पार्टीशन को सहमति दी अपनी। तो वो असल में ये 3 एंगल जो हैं, अतिवादी हिंदू, अतिवादी मुस्लिम राजनीति और मध्यवर्ती कांग्रेस की राजनीति, तो ये दर्शन उस समय भी विद्यमान थे और ये दर्शन आज भी विद्यमान है। तो अतिवादी हिंदू पॉलिटिक्स के लोगों के लिए गांधी जो हैं वो कल्प्रेट हैं। पाकिस्तान के इतिहास में गांधी जो हैं वो कल्प्रेट हैं। लेकिन जो लोग उदारवादी दर्शन के और मध्यम प्रतिपदा के लोग हैं वो ये जानते हैं कि गांधी ने जिन परिस्थितियों में और जिस तरीके से इन पूरे चीज़ों को लीड किया, उन परिस्थितियों में और किसी भी लीडरशिप के बस की बात नहीं थी। अब हम बात करते हैं यहाँ गांधी पार्क में जब आए तो 2 छात्राएँ यहाँ पे दिखी। वो गांधी प्रतिमा पे माल्यार्पण कर रही थी। हमें बड़ा अच्छा लगा कि जो नई पीढ़ी है वो गांधी जी को कितना समझ रही है और कितना उनके पद चिन्हों पे चलने का प्रयास कर रही है। हमारे साथ हैं प्रियंका जी।
मेरा नाम संगम गोस्वामी है और मैं बात करती हूँ तो ये शाहजहाँपुर से बिलोंग करती हूँ। और मैं आज की डेट में बात करती हूँ, मैं सोशल वर्क करती हूँ, जो आज की डेट में मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। क्योंकि आज की डेट में भारत में अधिकांश कोई ऐसा घर नहीं कि जिस घर में बीमारी नहीं है, कोई ऐसा घर नहीं कि जिस घर में बेरोजगारी नहीं। और बेरोजगारी आज बहुत सारे लोग स्टूडेंट लोग हैं, पढ़े लिखे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आज के डेट में वो बेरोजगारी घूम रहे हैं। उन लोग का ऐसा जगह नहीं मिल पा रहा है जहाँ से अपने करियर को डेवलप कर सके। लेकिन हम लोग जिस क्षेत्र में काम करते हैं, आयुर्वेद के क्षेत्र में काम करते हैं, आयुर्वेद, हाँ आयुर्वेद के क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं। और वहाँ से कोई भी ग्रेजुएटेड स्टूडेंट वहाँ से अपना करियर को डेवलप कर सकते हैं, मौका मिल सकता है। क्योंकि आज के डेट में नरेंद्र मोदी का कहना है कि प्रधानमंत्री का कि कोई आपको रोजगारी देना है, हम कितने लोगों को नौकरी दे सकते हैं। और आज के डेट में नौकरी कितने लोगों को मिल रही है हम लोग खुद जानते हैं। तो हम लोग खुद ऑलरेडी हम लोग के साथ में आज बात करते हैं, बहुत सारे मतलब सारे लोग हैं जो हम लोग के संस्था के साथ साथ कदम से कदम मिला करके काम कर रहे हैं। कहाँ मतलब कौन सी संस्था है आपके? हम हेल्थ वेलनेस में हम लोग काम करते हैं, आयुर्वेद के क्षेत्र में। हम लोग का डॉक्टर है मिस्टर अमित कुमार दुबे, MBBS डॉक्टर हैं, बनारस से उन्होंने बेचो अपना एजुकेशन प्राप्त किए हैं। अच्छा जी। तो आप रहने वाली मूल रूप से कहाँ की हैं? जी, मैं रहने वाली बिहार की हूँ, बक्सर जिला। अच्छा, तो यहाँ कब से हो? मैं यहाँ पे मेरा 1 मंथ हुआ है यहाँ पर आए हुए। अच्छा, जॉब के लिए? जी जी। तो ये ऑफिस कहाँ आपका? ये ऑफिस है जिला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के जस्ट सामने, SBI बैंक के पीछे। अच्छा, वहाँ पे मतलब प्राइवेट है? जी जी जी, ये कंपनी है? जी जी, प्राइवेट। उसमें जुड़ के वो आयुर्वेदिक के क्षेत्र में काम जी, आयुर्वेदिक के क्षेत्र में हम लोगों को स्वास्थ्य के बारे में, और वहाँ पे हम लोगों को क्या करते हैं, एक रोजगार देते हैं। तो देखो ये चीज़ है, ये उस कंपनी से जुड़ करके और स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। अब ये गांधी जी का भी यही सपना था कि देश हमारा तभी मजबूत हो सकता है जब सभी लोगों के पास काम होगा और स्वरोजगार होगा। उन्हें स्वरोजगार पे काफ़ी बल भी दिया है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का तो दर्शन है, लेकिन ये विडंबना कहें या जो भी, आज जवान और किसान दो ही सबसे ज़्यादा पीड़ित भी हैं। आप क्या कहेंगे? शास्त्री जी का जो है उस पर बात करेंगे तो क्या कहेंगे? शास्त्री जी वास्तव में एक राष्ट्रभक्त व्यक्ति थे और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने उस समय की जो तत्कालीन समस्याएं थी उनसे निपटने के लिए राष्ट्र के लोगों से आह्वान किया। और उन्होंने कहा कि वास्तव में अगर देश को मजबूत बनाना है तो किसानों को मजबूत बनाना पड़ेगा। देश को अगर आप कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर बनाना है तो भी किसानों को मजबूत बनाना पड़ेगा। और देश की अगर सीमाओं की रक्षा करनी है, सशक्त बनाना है तो हमें सैनिकों की या जवानों को मजबूत बनाना पड़ेगा। इसीलिए उनका जो मेन ध्येय था उनके शासन का, वो ये था कि हमारा जवान भी मजबूत हो और हमारा किसान भी मजबूत हो। इसलिए इन दोनों की जय होनी चाहिए और इनको हमेशा राष्ट्र हित में सर्वोपरि रखा जाना चाहिए। तो कह सकते हैं कि सच्चे राष्ट्रवादी व्यक्ति जो वास्तव में राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से आगे बढ़ रहे थे, तो उन्होंने देश की समस्याओं को ख़त्म करने के लिए देश के संसाधनों का बेहतर उपयोग और देश में वास्तव में जो देश के वास्तविक हीरोज़ हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए, जिसमें उनका प्रमुख नारा आज भी लोगों की ज़बान पर रहता है कि जय जवान जय किसान। और इस समय वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने इस नारे के आगे एक शब्द और जोड़ा है, जय विज्ञान। तो आप कह सकते हैं कि किसी भी देश की सुरक्षा, किसी भी देश की आत्मरक्षा और किसी भी देश का सशक्तिकरण और किसी भी देश का राष्ट्रवाद तभी सुरक्षित है जब उस देश का किसान सुरक्षित है। अर्थात किसान की जय हो, जवान की जय हो और उस देश द्वारा विज्ञान में लगातार अपार सफलताएं हासिल की जाएं और उस देश का विज्ञान भी लगातार आगे बढ़ता रहे। अच्छा, ये बताइए वर्तमान में आप इनकी दोनों की स्थिति क्या पाते हैं? किसान और जवान की क्या स्थिति है? वास्तव में जवानों के संबंध में वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने बहुत कुछ किया है। आप कह सकते हैं कि वन पेंशन पॉलिसी लागू की इस समय मतलब वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम लागू किया गया। आप कह सकते हैं कि सेना में नए नए उपकरण, सैनिकों को लगातार जो फंड की कमी हो रही थी लगातार उसकी पूर्ति की जा रही है। इसमें चूंकि जो देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे प्रासंगिक भी है, जो अग्निवीर योजना लाए तो इससे जवान कितना सशक्त हुआ है? नहीं, उससे बात यह है कि आज हमें अपने समाज को भी मजबूत करने की आवश्यकता है।
और समाज को मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम एक इजरायलियन मॉडल पे जा रहे हैं। इजराइल के सभी नागरिक कहीं ना कहीं जब सैनिक के रूप में भर्ती होते हैं और अनिवार्य ट्रेनिंग के रूप में वो हिस्सा लेते हैं, तो हमारे मोदी जी जो हैं वो चाहते हैं कि देश का हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे और मजबूत रहे। इसके लिए उसको जो है इस प्रकार की ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है एक लिमिटेड समय तक, कम समय तक, ताकि सेना से युवा निकलें और अन्य क्षेत्रों में भी जो है वो एक बेहतर काम करें और वास्तव में देश में अनुशासन बना रहे हैं। इसमें एक चीज़ है कि इजराइल की आबादी बहुत कम है। नहीं हमारे देश की आबादी जो है चीन के बाद हम आते हैं। जी। एक 140 करोड़ का जहाँ पे है, तो अगर वहाँ से निकलेंगे जो बेरोजगार होंगे तो हमारे पास लड़ने की और वहाँ सब हम गुण सीखे, तो उससे तो अपराध भी तो बढ़ सकता है। अपराध नहीं, अगर हम बेरोजगार बात यह है कि एक अच्छा खासा फंड दिया देश भी कमजोर होगा नहीं, इससे ज़्यादा बड़े लेवल पे एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है। जैसे अग्निवीर में ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं हम। दूसरी बात यह है कि विषयांतर हो जाएगा, चूंकि वो बात है, लेकिन सीधे उन्हें एक लगभग 25-30 लाख रुपए सरकार फंड देती है उनकी नौकरी के दौरान, और उस फंड से वो एक अच्छा बिजनेस स्थापित कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप ला सकते हैं, स्वरोजगार ला सकते हैं, और कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रयास है सरकार द्वारा। बस ये हम कहना चाहेंगे कि देखिए कमियां कहीं न कहीं रह जाती हैं, और सबसे अच्छी बात है कि हम उन कमियों को दूर करें। आज गांधी और शास्त्री जी की जो जयंती को हम मना रहे हैं, तो जय जवान जय किसान ये जो सशक्त होने चाहिए, 2 पिलर हैं, 2 स्तंभ हैं हमारे, और उसके बाद में इनको सशक्त बनाने के लिए निश्चित तौर पे आज कोई न कोई सरकार निर्णय लेगी और जिसका एक अच्छा परिणाम दिखाई पड़ेगा। आप सभी ने देखा, और हम युवाओं को भी हम सुनेंगे आखिर उनके मन में क्या चल रहा है गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एंगवार न्यूज़।